हम सीखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रैक्टिस सेट 6.2। सो प्रैक्टिस सेट 6.2 के सम जो है वो करने के पहले इनकम टैक्स के रिलेटेड कुछ वर्ड्स है जो आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इनकम टैक्स के रिलेटेड टर्म्स के पहले मैं आप सभी को एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इनकम टैक्स क्या होता है। सो यस आई नो कि आप लोगों को इतना तो पता है कि इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स एक अमाउंट है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो हम लोग ने कभी ये सोचा है कि इनकम टैक्स जो हम पे करते हैं वो कहाँ यूज होता है? ओके, उसका वो गवर्नमेंट पैसा लेकर वो क्या करती है? सो गवर्नमेंट जो है हमारा जो पैसा लेती है वो इनकम टैक्स जो अमाउंट है वो बहुत सारी चीजों में यूज होता है माय डियर स्टूडेंट। डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन, यानी जो भी कंट्री है, जो भी नेशन है, ओके, वो वर्ल्ड वाइड में एक छोटी से छोटी और एक बड़ी से बड़ी जो कंट्री है वो जो इनकम टैक्स लेती है वो इनकम टैक्स के अमाउंट को कहां पे यूज करती है? एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ओके, एजुकेशन में सब आ गया। ओके, सारे एजुकेशन के रिलेटेड जो खर्चा होता है हमारे गवर्नमेंट का वो एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ओके, मेडिकल फैसिलिटी जैसे कि हॉस्पिटल की जितने भी रिक्वायरमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल एमबीएमसी जहां पे मतलब बीसीजी का टीका लगाया जाता है और जितने भी फ्री मेडिकल चेकअप होते हैं म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में और फ्री में दवाइयां मिलती है, सो वो सारी चीज के लिए और बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए। ओके, तो वो इनकम टैक्स के अमाउंट ही यूज होते हैं वहां पर। डिफेंस, अगर हमारे नेशन के ऊपर कोई भी सडन कुछ सिचुएशन आ गई, सो वो टाइम में डिफेंस करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस अभी चल रहा है तो कोरोना वायरस के वैक्सीनेशंस और जो भी उसके पीछे खर्चा हो रहा है तो वो हमारे इनकम टैक्स के अमाउंट से यूज होता है वहां पर। ओके, फॉर एग्जांपल सुनामी या फिर फ्लड आ गया तो ऐसा कुछ होता है तो नेशन के अंदर, तो वहां पे वो इनकम टैक्स का अमाउंट जो है वो वहां पे यूज करते हैं। ओके, रोड को रिपेयर करने के लिए और रोड को बनाने के लिए भी यूज होता है इनकम टैक्स का पैसा, और एनवायरनमेंट को क्लीन, ग्रीन और एकदम टाइडी रखने के लिए। ओके, तो हमारा इनकम टैक्स का अमाउंट जो है वो यूज होता है। ऐसे बहुत सारे एक्सेट्रा लिखा है मैंने क्योंकि हम बात करने जाएंगे तो लगभग 1 घंटा इसी पे चले जाएगा। ओके, सो बहुत सारी चीज जो है जो गवर्नमेंट हमें फैसिलिटी दे रही है उसके रिलेटेड हमें इतना पता चलेगा कि जो अमाउंट हमारा यूज हो रहा है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो वहां पे पैसा यूज होता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इनकम टैक्स किसको भरना है? इनकम टैक्स फ्रॉम एनी सोर्स। इनकम फ्रॉम एनी सोर्स, कोई भी सोर्स है जिससे आपको अर्निंग हो रही है, कोई भी सोर्स है, चाहे वो सैलरी या फिर वेजेस हो, ओके, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, बिजनेस हो या प्रोफेशन हो या प्रॉपर्टी हो, कोई भी जगह से अगर आपके हाथ में पैसा आ रहा है, अगर वो 2.5 लाख के ऊपर है, ओके, 2.5 लाख या फिर 2.5 लाख के ऊपर है, सो आपको इनकम टैक्स जो है वो भरना कंपलसरी होता है। ओके, नाउ फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? ओके, फॉर एग्जांपल हमारा जो न्यू ईयर है कब स्टार्ट होता है? सबको पता है कि 31 दिसंबर को पार्टी होती है और उसके बाद में 1 जन को हमारा स्टार्ट होता है। तो 1 जन हमारा स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है? जब हम पार्टी करते हैं तो 31 दिसंबर को खत्म होता है। बट हमारा फाइनेंशियल ईयर ऐसा ही है क्या? नहीं। सो फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और खत्म होता है 31 मार्च। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप 2017 का बोलेंगे तो 2000 की 1 अप्रैल, ओके, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ। जो भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ सारी चीजें मैं 1 अप्रैल से लिखना स्टार्ट करूंगा और खत्म कब करूंगा? 2018 के मार्च के 31 में। और जितना भी 1 अप्रैल 2017 से लेके फिर मैंने 31 मार्च ऑफ 2018 तक ही किया, सो उसका असेसमेंट ईयर हम लोग नेक्स्ट ईयर करते हैं। असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल अच्छी तरीके से दिया है पेज नंबर 100 के ऊपर, वो हम लोग बाद में एक और बार गो थ्रू करेंगे। ओके, सो पैन कार्ड नंबर। सो पैन कार्ड नंबर क्यों यूज होता है? आपने कभी ये चीज सोची है कि बैंक के अंदर पैन कार्ड क्यों मांगते हैं? क्योंकि पैन कार्ड का जो यूनिक कोड नंबर है दैट इज नथिंग बट द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, सो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है पैन कार्ड का नंबर जो हर बैंक में दिया जाता है ताकि हर किसी की एक आइडेंटिफिकेशन हो उससे, और इससे गवर्नमेंट को पता लगता है
कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, चाहे आपके अकाउंट 2 हो 3 हो जितने भी हो, करंट हो सेविंग हो जो भी, ओके। तो जो भी अकाउंट होंगे आपके फलाना टीम का सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट या फिर जो भी फलाना टीम का अकाउंट होंगे, सो उसके अंदर कितने पैसे पड़े हुए हैं वो गवर्नमेंट को रिकॉर्ड पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ योर पैन कार्ड नंबर, ओके। सो मैक्सिमम डिडक्शन कितना होता है? अब ये मैक्सिमम डिडक्शन के पहले हम लोगों को सोशल सर्विस के बारे में हम लोगों को समझना जरूरी है, ओके। सोशल सर्विस आई मीन टू से कि हम लोग जितने भी गुड डीड्स करते हैं, जितने भी अच्छे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई कैंसर पेशेंट है और उसका आपने इलाज करवा दिया, ओके। सो उसके अमाउंट के ऊपर फॉर एग्जांपल आपने कमाया पूरा 5 लाख रुपया और उसके अंदर से 2.5 लाख रुपया आपने फॉर एग्जांपल आपने 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया जो है आपने सोच के रखा है कि आप यूज करेंगे कोई सोशल वर्क के लिए, ओके। सो वो पैसे के ऊपर टैक्स नहीं लगता, बट इट मस्ट बी 1,50,000 के नीचे, ओके। मैक्सिमम डिडक्शन जो है 1,50,000 और पेज नंबर 101 पर है डिडक्शन के बारे में एक अच्छा सा चार्ट है, सो वो हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे, ओके। अब एज ग्रुप क्या है? अब ये जो इनकम टैक्स सभी के लिए सेम होता है क्या? नहीं। सो इनकम टैक्स सबके लिए अलग अलग होता है। फॉर 60 ईयर तक के अगर कोई बंदा है या फिर बंदी है जो अर्निंग कर रहे हैं, ओके, डिपेंडेंट पॉपुलेशन नहीं, जो इंडिपेंडेंट है, जो कमा रही है, घर को चला रही है, 60 इयर्स का जो है 60 इयर्स या फिर 60 ईयर के नीचे, ओके, अप टू 60 ईयर एज ग्रुप के लिए कुछ अलग स्लैब है, ओके। फिर 60 ईयर के बाद में 60 ईयर टू 80 ईयर उसके लिए एक अलग स्लैब है जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, उसको हम लोग गो थ्रू करेंगे। और 80 ईयर से ऊपर, ओके, सबसे पहले तो हम लोग की यंग जनरेशन, फिर सीनियर सिटीजन, फिर सुपर सीनियर सिटीजन, जितने भी कमाई कर रहे हैं, जिनको अर्निंग हो रही है, ओके। सो उसके लिए अलग अलग इनकम टैक्स लगाया जाता है और एक अलग अलग प्रोसेस होती है जो हम लोग सीखेंगे अभी टेबल को देखकर, ओके। फिर इसी के अंदर जो है टोटल इनकम क्या होती है, टैक्सेबल इनकम क्या होती है, इनकम टैक्स और डिडक्शन क्या होता है, पहले वो सीखते हैं। सो टोटल इनकम, आप फॉर एग्जांपल एक महीने के अंदर अगर आप लोग 30,000 रुपए कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो? 30,000, तो पूरे साल में कितना कमा रहे हो? सो दैट इज टोटल इनकम, ओके। 12 3 36, सो 3,60,000 आप कमा रहे हो। सो टैक्सेबल इनकम क्या होती है? टैक्सेबल इनकम जो है वो हम लोग सीखेंगे क्या होती है, और इनकम टैक्स क्या होती है वो सीखेंगे। सो इनकम टैक्स क्या होता है? वो होता है टैक्सेबल के ऊपर कैलकुलेट। अब टैक्सेबल इनकम क्या होती है? तो टैक्सेबल इनकम जितना भी डिडक्शन होता है, डिडक्शन किस चीज का? जितनी भी अच्छी चीजें हम लोग ने की, जितने भी मतलब फॉर एग्जांपल पीएम रिलीफ फंड है, ओके, और गवर्नमेंट की आपने कोई हेल्प की, फॉर एग्जांपल मतलब कहीं पे अस्पताल के अंदर आपने पैसा डोनेट किया है, ओके, और या फिर कोई भी सेक्टर के अंदर जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, ओके, कोई भी ऐसा वैसा नहीं, जो गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है, ओके, वहां पे आपने वो पैसा यूज किया, तो वो पैसा अगर 1,50,000 के नीचे है, सो उतना 1,50,000 तक के आपका इनकम टैक्स नहीं लगता है। सो वो डिडक्शन इनकम में से चले जाएगा। फॉर एग्जांपल 3,60,000 है और आपने यूज किया 60,000 डोनेट करने के लिए, ओके, फॉर एग्जांपल 60,000 आपने डोनेट कर लिया, तो बचा कितना? 3 लाख। क्यों? क्योंकि आपकी सैलरी कितनी थी? 30,000 और पूरे साल की 3,60,000। सो 3,60,000 के अंदर से 60,000 आपने यूज किया डोनेट करने के लिए और 3 लाख घर पे लेके जाओगे, ओके। घर पे जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आई मीन डेली एक्सपेंसेस है, वो सारी चीजें उस चीज के लिए यूज करने के लिए। सो 3 लाख के अंदर भी जो है 50,000 के ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, ओके। क्यों? क्योंकि 2,50,000 के ऊपर इनकम टैक्स लगता है, ओके। सो वैसा तो हमारे ये मैं आपको 60 इयर्स के अंदर है उन लोगों का एग्जांपल दे रहा था। 60 टू 80 इयर्स का अलग है, 80 टू अबाव का अलग है, ओके। सो ये हम लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज आप ज्यादा कंफ्यूज ना होइए। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिमाइंड करके आप लोग अच्छे से उस चीज को देखिए और सुनिए,
ओके। और हम लोग अगर सम करने जाएंगे तो वो तो मैं एकदम स्लो और एकदम इजी करके मैं आपको बताऊंगा। ये भी मैं आपको इसके लिए थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपको शॉर्ट में ये समझ में आ जाए और आपको जब मैं सम बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा वो। ओके। एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस क्या होती है, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में कुछ लिखा है कैलकुलेटेड ऑन इनकम टैक्स अमाउंट। ओके। सो ये जो एजुकेशन सेस है और सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस है, ये है ना एक अमाउंट होता है जो इनकम टैक्स पे कैलकुलेट होता है जो गवर्नमेंट को हमें पे करना होता है। तो ये 2% होता है। ओके। हायर सेकेंडरी ये 2% होता है एजुकेशन सेस और 1% हायर एजुकेशन सेस ऑन इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का अमाउंट जितना भी आएगा, ओके, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, एज ग्रुप 60 ईयर तक है, ठीक है, आपका अमाउंट जो है वो 3,60,000 था। 3,60,000 के अंदर से आपने 3 लाख रुपया जो है घर पे लेके जाना है, ओके, और 60,000 जो है डोनेट करना है। सो आपका अमाउंट 3 लाख के अंदर से जो है फ्रॉम द टेबल जो 60 वाला है उसके अंदर से कितना कम होगा, 2,50,000 कम हो जाएगा। तो 2,50,000 चला गया तो बचा कितना, 50,000। सो 50,000 के ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है और इनकम टैक्स का जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर कैलकुलेट होता है एजुकेशन सेस और हायर एजुकेशन सेस। ओके। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स जितना भी कैलकुलेट होगा उसका अमाउंट आया अगर 500, सो 500 के ऊपर एजुकेशन सेस और सेकेंडरी हायर एजुकेशन से जो 2% और 1% कैलकुलेट होता है जो कि बहुत छोटा सा अमाउंट होता है। ओके। सो फार्मर डू नॉट पे इनकम टैक्स। अच्छा, फार्मर जो है उनको इनकम टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके, क्योंकि वो जो है फार्मिंग करके हमें हमारी जो ये कंट्री की जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम आ रहे हैं और बाकी सब भी काम आ रहे हैं, बट फार्मर को इसके अंदर से एग्जेम्पशन किया गया है। ओके। और टेबल नंबर 1 2 3 अभी जो 102 और 103 पे है हम लोग वो देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया है होगा अच्छी तरीके से। सो आगे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख सकते हो कि टीचर एक खड़े हैं और बाकी के सारे स्टूडेंट उनके सामने बेंच पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे कुछ चार्ट्स दिए हुए हैं। तो टीचर ने क्वेश्चन किया है हुज पेरेंट्स पे द टैक्सेस। तो यहाँ पे बताया गया है, देखो एक बच्ची बोल रही है माय फादर इज अ डॉक्टर, ही पेज द इनकम टैक्स एंड प्रोफेशन टैक्स। सो जो डॉक्टर है उसको इनकम टैक्स भी भरना है और प्रोफेशनल टैक्स भी भरना है। उसका प्रोफेशन है डॉक्टर तो प्रोफेशन के रिलेटेड भी भरना होता है। ओके। और उसके नीचे देखो एक राइट हैंड साइड में लास्ट कॉर्नर में जो दिया हुआ है माय मदर इज अ टीचर एंड शी पे द इनकम टैक्स। तो इनको प्रोफेशन टैक्स नहीं है। ओके। सो प्रोफेशन टैक्स जो है डॉक्टर्स को होते हैं और ऐसी जो फर्स्ट क्लास में जो आते हैं उन सबको प्रोफेशन टैक्स भी पे करना होता है। ओके। लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे देखोगे आप अगर, तो माय फादर इज अ फार्मर, ही डज नॉट हैव टू पे द इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर के थ्रू जो भी इनकम होती है फार्मर को पे करनी नहीं होती है। ओके। और उसके नीचे दिया हुआ है आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज इंक्लूडेड अ सर्विस टैक्स। तो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है उसके अंदर सर्विस टैक्स जो है वो इंक्लूड होता है, वो हमें भरने की अलग से ज़रूरत नहीं होती है। ओके। सो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो नीचे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में अच्छी तरीके से दी गई है। ओके। यहाँ पे टाइप्स ऑफ टैक्सेस बताया गया है कि डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो हम लोग डायरेक्टली पे करते हैं, ओके, जो टैक्स पेयर पे करता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो इनडायरेक्टली होते हैं, समझ में आया, विच आर नॉट पेड डायरेक्टली बाय द टैक्स पेयर, जैसे कि सर्विस टैक्स, ओके, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो इनकम हो रही है जिसको, सो वो जाके पे करेगा गवर्नमेंट को। ओके। और यहाँ पे देखो यूटिलिटी बताया गया है कि टैक्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, बेसिक एमेनिटीज़ देने में, वेलफेयर स्कीम देने में, स्कीम ऑफ अ डेवलपमेंट एंड रिसर्च के अंदर, अलग अलग फील्ड के अंदर, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ओके, और गिविंग एड्स टू द पीपल हु आर अफेक्टेड बाय द नेचुरल डिजास्टर, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी गो थ्रू किया था। ओके। डिफेंस के लिए भी यूज़ होता है।
ओके, सो आइए देखते हैं दोस्तों इनकम टैक्स जो है उसके रिलेटेड कुछ टर्म जो मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग गो थ्रू करेंगे, सम इनकम टैक्स रिलेटेड टर्म। तो एन एसएससी दिया गया है। सो एसएससी कौन होता है? सो यहाँ पे देखो उसका डेफिनेशन दिया गया है, एनी पर्सन लायबल टू पे द इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स रूल इज टर्म्ड एन एसएससी। ओके, सो एसएससी कौन होता है? एसएससी कौन होता है माय डियर स्टूडेंट? जिसको इनकम टैक्स पे करना होता है वो होता है एसएससी। ओके, जो लोग जो है 2,50,000 और उससे ज़्यादा कमाते हैं उन लोगों को भरना होता होगा 2,50,000 के ऊपर। ओके, 2,50,000 के नीचे जो कमाता है उनको इनकम टैक्स नहीं भरना होता है, और जिनको 2,50,000 से जितना भी ऊपर पैसा कमाएंगे 2,50,000 के ऊपर, सो 2,50,000 के ऊपर उनको भरना होता है। ओके, इनकम टैक्स, जिनको हम एसएससी बोलते हैं। सो फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? द पीरियड ऑफ अ 1 ईयर ड्यूरिंग विच द टैक्सेबल इनकम हैज बीन ऑन इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल ईयर इन आवर कंट्री। प्रेजेंट द फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1st अप्रैल टू द 31st मार्च। ओके, सो फाइनेंशियल ईयर उस चीज़ को बोला जाता है जब अप्रैल 1 से लेके 31st मार्च तक की जितनी भी अर्निंग की आपने, सो वो हो गया फाइनेंशियल ईयर, और उसका टैक्स आपको नेक्स्ट ईयर में भरना होता है। मतलब 31st मार्च के बाद में जो डेट आएंगे उसके बाद। ओके, यहाँ पे आपको नीचे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं? जब हम टैक्स पे करते हैं वो ईयर को असेसमेंट ईयर बोला जाता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग a particular financial year is called an assessment year. The tax payable for the previous financial year, ठीक है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो पेमेंट किया जाता है नेक्स्ट ईयर में उसको असेसमेंट ईयर बोला जाता है। ओके, जैसे अभी यहाँ पे देखो आप लोग, जो 2016 से लेके 2017 के अंदर, ओके, 2016 अप्रैल से लेके आपने 2017 के 31st मार्च तक की जितना भी कमाया है उसके ऊपर जो भी इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा वो भरा कब जाता है? 2017 और 2018 के बीच में। ओके, और वैसे ही सेम नीचे एक और स्लॉट दिया हुआ है 2017 से लेके 2018 के, मतलब अप्रैल 2017, ओके, 1 अप्रैल 2017 से लेके आपने जो भी कमाया 31 मार्च 2018, सो उसका असेसमेंट ईयर उसका नेक्स्ट ईयर, तो 2018 to 19 के अंदर आपको पे करना होगा। यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर दिया है, पैन नंबर। So on applying for it, every taxes payers gets a unique 10-digit alphanumeric number from the income tax department. Okay, so टैक्स पेयर को जो है पैन कार्ड नंबर जो है जो भी मिलता है उसके रिलेटेड जो है उनकी पहचान होती है कि उन्होंने टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को दिया है या नहीं दिया है। ओके, तो पैन कार्ड तो हर जगह मतलब रजिस्टर्ड होते हैं, सो उससे गवर्नमेंट को पता चल जाता है किन लोगों ने टैक्स पे किया है और किन लोगों ने नहीं पे किया है। ओके, सो ये पैन कार्ड जो है और भी बहुत जगह यूज़ होता है। ओके, यहाँ पे दिया है यूज़ ऑफ अ पैन। सो इट इज़ अ बाइंडिंग टू राइट आवर पैन ऑन द चालान यूज फॉर पेइंग आवर इनकम टैक्स टू द IT डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न। ओके, जब रिटर्न फाइल करते हो तो वो टाइम पे पैन कार्ड नंबर लगता है। पैन कार्ड ऑल्सो यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और एक इंसान की पहचान के लिए अगर कहीं पे भी वो विजिट करेगा, ओके, और उनको पूछेंगे आपके पास कुछ प्रूफ है, तो वो पैन कार्ड एज अ आइडेंटिटी वो शो कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं डिडक्शन फ्रॉम द एनुअल इनकम अकॉर्डिंग टू द वेरियस रूल। सो डिडक्शन के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1.5 लाख जो है उससे ज़्यादा डिडक्ट नहीं होता है। तो ये इतनी सारी चीज़ों के अंदर से अगर आपने की होगी, ओके, सो आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जैसे कि देखो स्टार्ट करते हैं GPF से। ओके, जनरल प्रोविडेंट फंड के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट किया है,
ओके। सो उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स नहीं लगता है। और सुकन्या जो स्कीम है, ओके, जो नरेंद्र मोदी जी ने निकाली है, ओके, सो उन्होंने जो 1.5 लाख की जो फॉर गर्ल्स के लिए उन्होंने निकाली है स्कीम, जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो वो पैसों के ऊपर नहीं लगता है इनकम टैक्स, ओके, क्योंकि उससे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो स्पेशली गर्ल्स के लिए है, ओके, स्कीम। और इन्वेस्टमेंट इन द पोस्ट डिपार्टमेंट फॉर द 5 ईयर, 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट आपने कहीं पे किया है, ओके, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, ओके, पोस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। और या फिर आपने कोई एनएससी बाय किया है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट की, वो बाय किया है, तो उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स नहीं लगता है। या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने कोई सेक्टर से बाय की है, ओके, जिसको मतलब खुद के लाइफ के लिए, जिसके रिटर्न के अंदर आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, ओके, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने वो बाय की, आपकी लाइफ के लिए अगर आपको कुछ होगा तो उसके ऊपर आपको पैसा मिलेगा, ओके। और उसके ऊपर जो अगर ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है तो उसके ऊपर भी टैक्स कट कर आपके हाथ में पैसा आता है, ओके। अगर मतलब इन्वेस्टमेंट अमाउंट के तरह अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हुई तो वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस और ट्यूशन फीस फॉर द 2 चिल्ड्रन, ओके, ये सब है। और पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ओके, सो ये भी अगर आपने कहीं पे फंड जमा कर रखा है सो उस पैसों के ऊपर भी नहीं लगता। और हाउसिंग लोन, तो हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ओके, और फिर म्यूचुअल फंड, तो ये सारी चीज़ जो थी वो डिडक्शन थी फ्रॉम द एनुअल इनकम अकॉर्डिंग टू द वेरियस रूल। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप इसके पहले जितना भी हमने डिस्कस किया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम टेबल नंबर 1, 2, 3 जो है वो ऊपर से देखेंगे। इसका एक्चुअल जितना भी कैलकुलेशन है वो आपको सम के टाइम पे ही समझ में आएगा, बट यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, और कौन सा स्लैब आपको यूज़ करना है, कौन सा नहीं यूज़ करना है, उसके हिसाब से आपको समझ में आना है। तो सबसे पहले हम लोगों को एज देखना है कि एज कौन सा है। अगर एज 60 के नीचे है, ओके, जैसे कि 60 के नीचे जितने भी नंबर आते हैं सो उनके लिए आपको ये टेबल लेना है, और 60 के ऊपर और 80 के नीचे अगर आपको आएगा तो सीनियर सिटीजन वाला टेबल 2 लेना है। और 80 के ऊपर अगर क्वेश्चन में अगर एज दी हुई है, ओके, 80 एंड 80 के अबाव दिए हैं, 80 के ऊपर दिया हुआ है जैसे 81, 82 ऐसा एज दिया हुआ है, सो उनके लिए ये टेबल लेना है, ओके। मोस्ट प्रोबेबली टेबल 1 जो है वो ज़्यादातर यूज़ होगा, ओके, उसके बेस के ऊपर ही आपको सम आएंगे। सो टेबल 1 को पहले हम लोग अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लेते हैं। टैक्सेबल इनकम स्लैब। सो टैक्सेबल इनकम स्लैब में सबसे पहला स्लैब जो है वो अप टू 2,50,000 दिया है, उसके अंदर इनकम टैक्स भी नील दिया हुआ है। इसका मतलब जो 2,50,000 कमाते हैं उनको इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है ना। और फिर उसके बाद में एजुकेशन फीस, और फिर उसके बाद में सेकेंडरी हायर एजुकेशन फीस। तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जो है इनकम टैक्स पे किया जाता है वो भी अमाउंट नहीं पे करना है अगर इनकम 2,50,000 से कम होती है, ओके। फॉर एग्जांपल किसी की अगर 11,000 या फिर 10,000 जो कमाता है तो उसकी साल की पूरी इनकम कितनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर वो 10 लाख कमाता है सो साल के 1,20,000 रुपये, तो वो कैसे पे करेगा टैक्स, और फैमिली को कैसे मतलब संभालेगा, ओके। और अगर उसकी 20,000 भी अगर सैलरी होती है सो 2,40,000 कमाएगा वो, तो 2,40,000 के अंदर भी आज की तारीख में कुछ नहीं हो पाता है, ओके। मतलब 20,000 के अंदर घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो पूरे साल की इनकम उसकी हो गई 20 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 12 2 24, तो 2,40,000 में भी उसको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, अगर उसकी सैलरी ज़्यादा है 25,000 30,000 ऐसी है तो उसकी साल की इनकम जो है 2,50,000 से ज़्यादा आएगी, तो उसके लिए उनको सेकेंड वाला जो स्लैब दिया है 2,50,001 to 5 लाख, सो ये वाला स्लॉट लेना है जिसके अंदर से 5% जो है टैक्सेबल इनकम होगा, ओके, 2% जो है इनकम टैक्स होगा, और 1% इनकम टैक्स जो है सेकेंडरी हायर एजुकेशन, ओके। एजुकेशन फीस के अंदर
2% ऑफ इनकम टैक्स, ओके, टैक्सेबल इनकम जो भी आया उसके ऊपर 5% कैलकुलेट होगा। 5% का जो भी अमाउंट आया उसके ऊपर 2% और 1% कैलकुलेट होंगे, ओके। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 3,60,000 अगर कोई कमाता है, ओके, और अगर वो 60,000 डोनेट करता है और 3 लाख उसके पास अभी जो बचे हुए हैं उसके अंदर से 2,50,000 सबसे पहले माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये टेबल के हिसाब से 2,50,000 के ऊपर जो कमाता है उनको इनकम टैक्स भरना है। तो जो 3 लाख कमाता है तो 2,50,000 पे वो इनकम टैक्स नहीं देगा, तो 50,000 के ऊपर वो इनकम टैक्स देगा। बट 50,000 का भी 5% कैलकुलेट करना है। 5% जो भी आएगा उसके ऊपर 2% और 1% कैलकुलेट करेंगे, फिर 5%, 2% और 1% जो है ये इनके अमाउंट को प्लस करेंगे तो आपको टोटल इनकम टैक्स मिल जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, ये सब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब हम सम करेंगे। सो अभी हम लोग ऊपर से देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको ऐसी ओरली बताऊँगा सो आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा, सो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। सो देखते हैं हम लोग स्लैब। अगर 5 लाख टू 10 लाख है इनकम, 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम, सो उनको 12,500 भी देना है और 20% टैक्सेबल इनकम के ऊपर देना है। 2% इनकम टैक्स, 1% इनकम टैक्स एजुकेशन और हायर एजुकेशन सेस, ओके। और मोर देन 10 लाख रुपीज़ है, अगर 10 लाख से ज़्यादा कमाता है कोई तो उनको 1,12,500 भी पे करना है और 30% जो है उनको टैक्सेबल इनकम पे करना है, ओके। उसके बाद में जो है 2% जो है वो इनकम टैक्स, एजुकेशन सेस और हायर एजुकेशन सेस ये भी देना है। और फिर सर्च चार्जेस इक्वल टू 10% इनकम टैक्स पेएबल बाय द इंडिविजुअल हैविंग एन इनकम ऑफ 50 लाख। जो 50 लाख कमाता है उनको 10% पे करना है, और ये जो लास्ट वाला मोर देन 10 लाख वाला जो स्लैब था उनको वो भी पे करना होगा, ओके। मोर देन 10 लाख के मतलब 1,12,500 और प्लस 30% टैक्सेबल इनकम, 2% एजुकेशन सेस, 1% हायर एजुकेशन सेस। कब पे करना है? जब कोई 10 लाख से ज़्यादा कमाता होगा, 50 लाख से ज़्यादा कमाता होगा तो उनके लिए भी ये 10 लाख वाला भी स्लैब लेना है और 10% ऑन इनकम टैक्स और बढ़ा देना है, ओके। और अगर कोई करोड़ कमाता होगा तो ये मोर देन 10 लाख वाला स्लैब भी यूज होगा और 15% इनकम टैक्स ऊपर से और देना पड़ेगा। तो यानी ये 10% और 15% ऐड हो जाएंगे ये लास्ट वाले स्लैब में, ओके। आप टेंशन मत लो, इतना ज़्यादा फिक्र मत करो, आपको इतने टफ सम नहीं आने वाले हैं, ओके। स्टार्टिंग के जो स्लैब है ज़्यादातर वही वाले आएंगे, ओके। सर्च चार्जेस के ऊपर आप लोगों को कोई भी सम नहीं है। सो टेबल 2 देखते हैं, इसको भी वैसे ही किया गया है। अगर 60 to 80 ईयर्स वाला कोई है सो उनके लिए ये टेबल यूज़ होगा। जैसे किसी की एज 67 है और अभी भी वो उनको अर्निंग हो रही है प्रॉपर्टी से या फिर कोई भी कहीं से भी अर्निंग हो रही है, कहीं से भी बिजनेस से जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, सो उनके लिए ये स्लैब। अगर वो 3 लाख कमा रहे हैं तो कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख टू 5 लाख के लिए सेकेंड वाला जो स्लॉट है वो, फिर 5 लाख टू 10 लाख जो है उनके लिए वो उसके बाद वाला स्लैब, थर्ड स्लैब। और मोर देन 10 लाख अगर कमाते हैं, ओके, सो उनके लिए ये फोर्थ वाला स्लैब उनको लेना है। और इनके लिए भी सेम, जो 10% उनको देना पड़ेगा 10 लाख वाला स्लैब प्लस 50 लाख वाला जो स्लैब है, आई मीन 50 लाख से जो ज़्यादा कमाता है उनको 10 लाख वाला स्लैब भी काउंट करना है और उनको 10% इनकम टैक्स के ऊपर भी देना है, ओके। और वैसे ही करोड़ के लिए। और वैसे ही ये थर्ड जो टेबल है हमारा वो कब आएगा? जब कोई सुपर सीनियर सिटीजन है जो 80 ईयर से ज़्यादा है और तभी भी उनको अर्निंग हो रही है, सो उनके लिए ये है, ओके। जो 5 लाख कमाता है और 80 ईयर्स के अबाव है, ओके, जैसे हमारे डॉक्टर और हमारे जितने भी मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं और उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उनको अभी भी अर्निंग हो रही है और वो 80 ईयर्स के अबाव है तो उनको भी इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। 5 लाख तक के उनको कुछ पे करना नहीं होगा अगर उनकी अर्निंग 5 लाख है। और अगर 5 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख से कम है तो उनके लिए सेकेंड, और मोर देन 10 लाख जो है तो उन लोग के लिए ये थर्ड वाला स्लैब,
ओके। और फिर वही सेम सर चार्जेस जो है 10% और 50 लाख जो है वो कमाते होंगे। सो ये जो 10 लाख वाला स्लैब है उनको वो भी फॉलो करना है और 10% एक्स्ट्रा देना है। और अगर वो करोड़ के ऊपर कमा रहे हैं सो उनको ये जो 10 लाख वाला स्लैब है वो भी उनको देना है और 15% जो है वो इनकम टैक्स देना है। ओके ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप अभी तक के जितने भी चीजें हम लोग ने डिस्कस की, टर्म्स एंड टर्म्स रिलेटेड इनकम टैक्स, तो वो आपको सारी चीज समझ में आई होगी और टेबल्स जो है वो भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2 का फर्स्ट टर्म, जहां पे आपको दिया हुआ है ऑब्जर्व द टेबल एंड डिसाइड whether they have to pay the income tax or not। so income tax किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो एज ग्रुप के ऊपर डिपेंड होता है, एज के ऊपर डिपेंड होता है। एज जिसकी 60 से नीचे है तो उनकी 2.5 लाख कमाई हो रही है तो उनको इनकम टैक्स नहीं पे करना है। ओके और जो 3 लाख कमा रहे हैं और जिनकी एज 60 से लेके 80 के बीच में है तो उनको इनकम टैक्स पे नहीं करना है। और जिनकी 5 लाख इनकम है और उनकी एज 80 से लेके 80 के अबाव में एज है सो उनको इनकम टैक्स नहीं पे करना है। तो आपको याद रखना है फर्स्ट टेबल में कितना है 2,50,000, सेकंड टेबल में 3 लाख है और थर्ड टेबल में 5 लाख है और उनकी एज ग्रुप 0 to 60, फिर उसके बाद में 60 to 80, फिर उसके बाद में है 80 to अबाव। ओके सो निकिता की एज है, मिस निकिता की एज 27 है, उनकी एज 27 है तो वो फर्स्ट टेबल देखेंगे हम लोग। और 2,34,000 वो कमाती है पूरे साल के अंदर। ओके सो उनको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि उनकी 2,50,000 से कम है सैलरी, सो नो नीड टू पे द इनकम टैक्स। What about second one? मिस्टर कुलकर्णी जो है उनकी एज है 36, तो कौन सा टेबल होगा, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो 60 के अंदर है उनकी एज और उनकी सैलरी कितनी है 3,27,000, पूरे साल के अंदर 3,27,000 कमाते हैं। सो वो 2.5 लाख से बड़ा है कि छोटा है? तो 2.5 लाख से बड़ा है, सो दे हैव टू पे द इनकम टैक्स। ओके नीड टू पे, यहाँ पे ऊपर नो नीड टू पे लिखेंगे जब हम लोग को नहीं पे करना है और नीड टू पे जब हमें पे करना है। नीड टू पे इनकम टैक्स। ओके फिर उसके बाद में मिस मेहता जो है 44 इयर्स की है और उनको 5,82,000 अर्निंग होती है पूरे साल के अंदर, वो 5,82,000 वो कमाते हैं। तो उनको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? सो यस ऑफ कोर्स यस भरना पड़ेगा, क्योंकि उनकी एज 60 से कम है और 60 से कम है उनका फर्स्ट टेबल आता है। सो फर्स्ट टेबल में 2.5 लाख से जितनी भी ज्यादा अर्निंग होगी तो उनको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके सो यहां पे लिखेंगे नीड टू पे इनकम टैक्स। ओके सिमिलरली मिस्टर बजाज जो है वो 64 ईयर के। अभी 64 ईयर मतलब कौन सा वाला टेबल, फर्स्ट या सेकंड या फिर थर्ड? तो सेकंड वाला टेबल। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले टेबल के अंदर 60 से लेके 80, तो 60 से 80 के बीच में 64 भी आता है और उनकी सैलरी कितनी है पूरे साल की? 8,40,000। सो सेकंड वाले टेबल में 3 लाख के ऊपर जब कोई कमाता है तो उनको इनकम टैक्स पे करना है। सो इनको भी इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। सो नीड टू पे इनकम टैक्स। ओके व्हाट अबाउट फिफ्थ वन? मिस्टर डिसिल्वा जो है वो 81 ईयर के, यानी ये सुपर सिटीजन हो गए, सुपर सीनियर सिटीजन है और उनकी इनकम क्या है 4,50,000। सो ये कौन से टेबल में आएगा? 81, फर्स्ट सेकंड के थर्ड, तो थर्ड टेबल में आएगा। क्यों? क्योंकि 80 एंड अबव में आ गया। सो 80 एंड अबव में लास्ट वाले टेबल में था 5 लाख से ज्यादा अर्निंग जिसकी होगी उनको पे करना है। सो ये 4,50,000 5 लाख से ज्यादा है नहीं, सो 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो देयर विल बी नो टैक्स, नो नीड टू पे द इनकम टैक्स।
नो नीड टू पे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इनकम टैक्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं सेकंड सम में वो सीखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट सम। उसके बाद जो है हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सम यही है जो एग्जाम के अंदर आने की ज्यादा चांसेस है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मिस्टर करतार सिंह, एज 48 ईयर, वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनी। His monthly income after the deduction of allowance is 42,000. सो मिस्टर करतार सिंह जो है उनका एज दिया गया है 48 ईयर। सो 48 ईयर के हैं ये और ये प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। उनकी जो इनकम है जो हाथ में आती है, ओके, अलाउंस कट जाने के बाद में, अलाउंस मतलब ट्रैवलिंग वगैरह सारे चार्जेस वगैरह कट जाने के बाद में उनके हाथ में एक महीने की तनख्वाह कितनी है 42,000 एंड एवरी मंथ ही कंट्रीब्यूट रुपीज 3,000 टू द जीपीएफ। तो ये फंड कंट्रीब्यूट करते हैं 3,000 एक मंथ का। ओके, he also bought a rupees 15,000 worth of a NSC। ओके, तो उन्होंने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेस किया है जिसका वर्थ वैल्यू, उनकी वैल्यू कितनी है 15,000 एंड डोनेटेड 12,000 टू द पीएम रिलीफ फंड। फाइंड द कंप्यूट द इनकम टैक्स। तो आपको इनकम टैक्स फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो आपको इतना आइडिया मिल गया होगा कि करतार सिंह कितने 48 इयर्स के, तो पहला टेबल आपको यूज करना है। सो नो डाउट वो आपका राइट है अंदाजा कि 48 इयर्स के हैं तो वो उनको फर्स्ट टेबल का कैलकुलेशन आएगा। बट व्हाट अबाउट उनकी सैलरी? उनकी सैलरी पूरे साल की 40,000 है? नहीं, साल की पूरे 42,000 नहीं है, उनकी एक मंथ की सैलरी दी है। सो हम लोग को 12 मंथ की कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद में उन्होंने जीपीएफ फंड भी जो बताया वो 3,000 एक महीने का भरते हैं। यहाँ पे 1 मंथ दिया हुआ है तो वो पूरा साल भी भरते होंगे, उस हिसाब से इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे पूरा ईयरली। सेम गोज टू 15,000। ही हैज आल्सो बॉट अ 15,000 वर्थ ऑफ एनएससी। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा ट्विस्ट है कि 15,000 जो है एनएससी उन्होंने परचेस किया वो वन टाइम ही बाय किया है। ओके, पूरे साल में हर महीने नहीं बाय किया है, नहीं तो यहाँ पे 1 मंथ का दिया होता। ओके, तो इसको आपको 15,000 ही रहने देना है। और उन्होंने जो डोनेट भी किया है पीएम रिलीफ फंड में 12,000, वो भी एक ही बार उन्होंने पूरे साल में एक बार डोनेट किया है। ओके, सो लेट अस फाइंड। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीजें याद होगी। टोटल इनकम, ठीक है, सबसे पहले मेरे पास आया कितना, कितने पैसे है मेरे पास, है ना, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं टैक्स कितना भरूंगा। सो मेरी इनकम कितनी है, मतलब करतार सिंह, ठीक है, 48 इयर्स के हैं और उनकी टोटल इनकम कैसे होगी, लेट अस कैलकुलेट। 1 मंथ का इनकम क्या है उनका 42,000। Therefore yearly income, yearly मतलब 12 मंथ। 12 मंथ इनकम क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय द 1 मंथ इनकम, 12 into 42, how much, 504। तो उनकी साल भर की इनकम कितनी है 5,04,000। सो 5,04,000 कमाते हैं तो उनको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? सो यस, भरना पड़ेगा। तो करतार सिंह नीड टू पे इनकम टैक्स, ऐसा लिखेंगे, because his income, his yearly income is more than
10,000 यूनिट 10,000 लाख, तो 2,50,000 से ज्यादा इनकम है, इसके लिए उनको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। सो इनकम टैक्स में क्या होता है, जितने भी डिडक्शन होते हैं वो पहले ही हट जाते हैं, ताकि हमें पता चले कि इनकम टैक्स हमें किस पे कैलकुलेट करना है। सो टोटल इनकम के बाद में आता है डिडक्शन। सो डिडक्शन कौन सी चीज पे होगा? सो डिडक्शन होगा जो अच्छे काम उन्होंने किया है। तो अच्छे काम क्या किया है? उन्होंने जीपीएफ किया है। जीपीएफ कितना है 1 मंथ का? 1 मंथ का 3,000 है। उस हिसाब से जीपीएफ उनका 12 मंथ का क्या हुआ? 12 मंथ का जीपीएफ कितना होगा? 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करो तो कितना होगा? 36,000। अब जो 36,000 है वो क्या है? उनका जीपीएफ है। वैसे ही उन्होंने एनएससी भी उन्होंने परचेस किया है। सो एनएससी का वैल्यू क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट उन्होंने 15,000 का परचेस किया है। ओके, फिर एनएससी के बाद में उन्होंने जीपीएफ के बाद में उन्होंने पीएम रिलीफ फंड में भी कुछ पैसे उन्होंने जमा किए हैं। सो पीएम रिलीफ फंड में कितना है उनका? 12,000। ओके, सो इस हिसाब से तो टोटल डिडक्शन कितना होगा? 30 का 30 6 2 8 8 + 5 13 1 कैरी 3 4 5 6, तो 63,000 उनका डिडक्शन होगा, टोटल डिडक्शन। ओके, अब उनकी सैलरी थी 5,04,000। ओके, 5,04,000 उनकी सैलरी थी और डिडक्शन कितना होगा? 63,000 का। ओके, तो जो अमाउंट बचेगा वो क्या होगा? ओके, सो 5,04,000 में से 63,000 निकाल दो। ओके, तो कितना बचेगा? 30 का तो 30 आ जाएगा और 4 में से 3 गया तो 1, 0 में से 3 6 नहीं जाएगा, सो 50 में से 6 चले जाएगा। आई मीन 10 इधर पर कैरी हुआ, 10 में से 6 गया तो 10 में से 6 गया तो 4 और 4 का 4, अदरवाइज 50 में से 6 निकालो तो भी आपको 44 मिलेगा। तो ये 441 ये है क्या? सो ये है आपकी टैक्सेबल इनकम। क्या है? टैक्सेबल इनकम। सो टैक्सेबल इनकम हमको कैसे मिली? हमारी टोटल इनकम में से माइनस हुआ है हमारा डिडक्शन, टोटल डिडक्शन, टोटल डिडक्शन, तब जाके हमें टैक्सेबल इनकम मिली। तो टैक्सेबल इनकम कितनी है? 4,41,000। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास आ रहा कितना है पैसा, उसके अंदर से डिडक्ट कितना हो रहा है, उसके बाद में जो वैल्यू बचती है उसके अंदर भी गवर्नमेंट हमें छूट देती है 2,50,000 की। जैसे फर्स्ट वाला टेबल था उसके अंदर कितना है? 2,50,000 हटाना है। क्यों? क्योंकि इनकी एज 60 ईयर से कम है। अगर 60 ईयर से ज्यादा रहती तो हम कितना लेते? 3 लाख हटाते। ओके, क्योंकि वो अपने फैमिली के लिए उतना अमाउंट लेके जा सकते हैं। सो इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। सो इनकम टैक्स आप देख सकते हो टेबल नंबर 1 में जो होगा टैक्सेबल इनकम माइनस 2,50,000। ओके, मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है? 5% है, राइट। सो जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर 5% कैलकुलेट होगा। तो टैक्सेबल इनकम हमारा कितना है? अभी निकाला हम लोग ने 44100 000 माइनस 2,50,000। ओके, उसके ऊपर निकालना है। सो 441 में से ये 30 में से 30 गया तो 30 आ जाएगा। ओके, फिर 1 में से 0 हो जाएगा तो 1,
4 में से 5 नहीं जाता तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 और फिर 3 बचेगा क्योंकि यहाँ पे 1 कैरी गया तो 3 में से 2 गया तो 1। सो 191 के ऊपर 5% तो 5/100 डबल जीरो कैंसिल 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द इनकम टैक्स अमाउंट इनकम टैक्स ओके। सो 5 zeros are 0 5 ones are 5 5 nines are 45 4 carry 5 ones are 5 5 plus 4 9 हो गया। सो 9550 आ गया। सो 944 के ऊपर दो चीज निकलती है, एक निकलती है एजुकेशन सेस कितना निकलता है 2% ऑन आईटी ओके। सो 2/100 मल्टीप्लाई बाय 9550 let us find 0 will get cancel 5 2s are 10 5 के टेबल में 955 देखो 5 ones are 5 how much carry 5 ones are 5 4 carry तो 5 9s are 45 फिर 5 ones are तो 191 आ जाएगा क्योंकि ये 2 ones और ये 2 ones कट जाएगा ओके। 2 ones are 2 2 ones are 2 ओके। एक और बार देखते हैं 0 कट 5 2s are 10 5 ones are 4 carry 5 9s are और ये 5 ones are 5 फिर 2 2 बचा था तो 2 ones are 2 ones are तो बचा कितना 191 ओके। ये हमारा एजुकेशन सेस है और ये हमारा आईटी आ गया था और हमारा हायर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस तो ये कितना होता है ये 1% होता है ऑन आईटी। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में पैसे जाते हैं सारे ओके। तो 1% तो 1/100 into 9550 0 कैंसिल ओके। समझ में आ रहा है ना ऑन आईटी मतलब इनकम टैक्स के अमाउंट के ऊपर ओके। 1 से मल्टीप्लाई कर दो 955 हो गया और नीचे अभी भी 10 बचा है तो ये कितना हो जाएगा 95.5 10 से डिवाइड करने के बाद ओके। सिंपल सा है ओके। फिर उसके बाद में हमें टोटल इनकम टैक्स इजीली मिल जाएगा। तो टोटल इनकम टैक्स कैसे मिल रहा है कितना पे करना है कैसे पता चलेगा आईटी का अमाउंट इनकम टैक्स का अमाउंट प्लस एजुकेशन सेस प्लस हायर एजुकेशन सेस सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस ओके। ये अमाउंट को प्लस करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा। इनकम टैक्स कितना था हमारा 9550 और हमारा इनकम टैक्स के बाद में एजुकेशन सेस कितना था 191 फिर हमारा सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेकेंडरी कितना है 95.5। अब इसको प्लस कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट 9550 191 अब 95.5 अगर ऐसा लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। कैसा लिखना है आपको 95.5 यहाँ पे पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो 0 तो प्लस कर देंगे हम लोग 5 plus 1 6 9 9 18 18 4 22 और 1 23 5 6 7 8 ओके 9836.5 ओके। तो हमारा लास्ट अमाउंट 9836.5 ओके। सो लास्ट हमारा एक स्टेटमेंट ही हमें लिखना होगा कि करतार सिंह इनकम टैक्स टोटल इनकम टैक्स पेएबल टोटल इनकम payable amount is rupees। तो ऐसा बनाना है पहले र बनाना है और उस पैसे कट करना है
सो 9836.5। देखिए बहुत इजी था माय डियर स्टूडेंट। एक और बार मैं अच्छी तरीके से आपको गो थ्रू करवाता हूं। सबसे पहले मेरे पास इनकम कितनी आ रही है, तो उसके हिसाब से मुझे डिसाइड करना है कि मेरे को इनकम टैक्स कितना भरना है। सो ईयरली इनकम दिए तो वेल एंड गुड। अगर ईयरली इनकम नहीं दिए तो आपको एक मंथ का इतना है, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 12 मंथ का मिलेगा। फिर मैं टोटल डिडक्शन कितना करूंगा। डिडक्शन मतलब जो भी अच्छी अच्छी चीजें करते हैं गवर्नमेंट, वो चीज आपको टैक्स के लिए पे करने के लिए नहीं देती है। ओके, वो अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं पे करना है। भले आपने कमाया है, बट आपने कोई कैंसर पेशेंट को डोनेट किया, कहीं पीएम रिलीफ फंड में डोनेट किया, जीपीएफ में किया, ओके, या फिर एनएससी सर्टिफिकेट बाय किया है, तो ये सारे अमाउंट के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आप अच्छे काम कर रहे हो। ओके, सो वो अमाउंट में नहीं लगेगा, बट इट मस्ट बी लेस देन 1,50,000। ओके, सो ये सारी चीज जो है आपकी डिडक्ट हो जाएगी, चाहे वो आपका जीपीएफ हो, ओके, 1 मंथ का था तो 12 मंथ का कैलकुलेट किए, फिर एनएससी था, ओके, फिर पीएम रिलीफ फंड के अंदर 12,000 था, सो प्लस किया तो 63,000 मैंने कमाया था, बट मैंने ये अच्छे कामों में लगाया। सो इस अमाउंट के ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। सो ये जो है अमाउंट मेरा कट गया मेरे टोटल इनकम में से, जो मैं पूरे साल में कमाता हूँ उसमें से कट गया। सो आ गया मेरा अमाउंट कितना, 4,41,000। अब इस पे इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरी टैक्सेबल इनकम है। तो टैक्सेबल इनकम के अंदर से मैं 2.5 लाख जो है मैं अपनी फैमिली के लिए लेके जा सकता हूँ, क्योंकि 2.5 लाख जो है, जब तक कि 2.5 लाख होता है तब तक कि किसी को इनकम टैक्स नहीं भरना। सो ये भी 2.5 लाख मैं घर पे लेके जाऊंगा, उसके अंदर से जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर कैलकुलेट होगा इनकम टैक्स, वो भी सिर्फ कितना, 5%। तो 5/100 और मल्टीप्लाई बाय दिस, नंबर आ गया इतना। अब इसके ऊपर दो चीज कैलकुलेट होगी स्टडीज वाली, कौन सी? एजुकेशन सेस और हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस। एक 2% कैलकुलेट होगी, एक 1%। इसको मैंने बॉक्स किया है, तो ये तीन अमाउंट ही आपको प्लस करने, कौन सा? इनकम टैक्स, एजुकेशन सेस और हायर एजुकेशन सेस। तो ये तीन अमाउंट को कैलकुलेट करोगे आप, तो जब जाके आपको इनकम टैक्स मिलेगा। आई होप पूरा सम है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो प्लीज प्लीज आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव मेंबर्स को जो आपके सेम स्टैंडर्ड में है, उनके साथ भी ये वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए ताकि सबको हेल्प हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।